आरएसएस के लोग, बहुत ज्ञान इनमें नहीं है। जिस दिन सत्ता हिलने लगेगी उस दिन इनका कोई पता नहीं लग पाएगा। ये जंगजू, मुल्क पे कुर्बान होने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, संगठन दौलत के बल के ऊपर शाने बशाने अपना ताना बाना बना के रखते हैं, वो जरूर रहेगा। जब नारा था कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, आज हम सब लोग क्या कह रहे हैं? भाजपा हटाओ देश बचाओ। एक इंडिया अलायंस हमारा बन गया। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? क्या इसके अंदर बंबई की शिवसेना नहीं है? दिमाग की और जहनियत से क्या शिवसेना बीजेपी से कम है हिंदू राष्ट्र का नारा देने वाली? कल को मान लीजिए कि वो बरसर इख्तियार हो जाए, उसकी पावर आ जाए, हिंदू एजेंडा लागू करे, तो आज आपके इंडिया अलायंस को उस पर क्रिटिसाइज करेंगे, उसके कारण हुआ। ये हमारी अपनी कमजोरी थी। 50 साल का बहता हुआ दरिया, जो भाजपा 202 रह गई, भाजपा के अपना 1925 में बना हुआ आरएसएस, उसके त्याग को, उसके बलिदान को, उसके कार्यकर्ताओं स्वयंसेवकों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लोहिया के गैर कांग्रेसवाद ने आज जो भाजपा मोदी की सरकार सत्ता पर काबिज है, ये लोहिया की गैर कांग्रेसवाद की नीति से है। मैं सवाल करना चाहता हूं, लोहिया ने तो 67 में किया था, टाइम बाउंड प्रोग्राम की उसके अंदर बंदिश लगा दी थी। बिहार की सरकार गिरने वाली थी, दिनेश मंडल, नियम था कि जो नीचे के सदन में चुना गया है ऊपर के सदन से इस्तीफा देकर मंत्री नहीं बनेगा। दिल्ली के अंदर मंत्री बन के सरकार के जब आए, डॉक्टर लोहिया को पता लगा, कर्पूरी ठाकुर से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब सरकार गिर जाएगी। कहते कल की गिरती आज गिर जाए। जितने हिंदुस्तान के मीडिया हैं जिनसे हम अपना दिमाग बनाते हैं, ये पढ़ी लिखी जमात दिमाग बनाती है, सब अदानी अडानी के गुलाम वहां पर है। एक एक मीडिया का जरिया हिंदुस्तान में भाजपा और मोदी की सरकार है जर खरीद गुलाम बना दिया। एक भी मीडिया, एक भी अखबार, एक अकेला एनडीटीवी रवीश कुमार 1 घंटे अपनी बात को रखता था, आखिर में उसके चैनल को भी इन्होंने अडानी से खरीदा दिया। उन बच्चों ने जाके वहां क्या किया? नौकरी दो हमें, कागज का टुकड़ा नहीं, रोजगार दो। एक पटाखे के अंदर पटाखा जलाकर रोशनी, किसी तरह की वायलेंस, तशद्दुद, हिंसा, कोई कानून में हाथ में नहीं लिया। और सरकार ने माहौल क्या बनाया? पाकिस्तान ने जैसा हिंदुस्तान की संसद पे हमला किया था, वैसा हमला हिंदुस्तान की संसद के ऊपर इनके द्वारा हुआ। शक्ति विहीन सिद्धांत बांझ होता है और विचारहीन शक्ति राक्षस होती है। आज हूबहू हमारे सामने वही मंजर आज की सियासत में है। मुझे फख्र है दिल्ली का बाशिंदा होने के कारण सुरेंद्र मोहन जी से बहुत पुराना तारुफ भी था, झगड़ा भी था और मोहब्बत भी थी। मंच पर बैठे हुए मेरे पुराने साथीगण और आज के इजलास में कई मेरे जवानी के दिन में वो हमारे समाजवादी साथी जिनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर शाने बशाने सड़क से लेकर जेल तक हमने वो मस्ती के दिन गुजारे थे, उसके भी कई साथी यहाँ बैठे हैं। मेरे सामने हमारे दोस्त कादरी साहब, शहनवाज कादरी साहब, जब बिल्कुल उरोज पे थी जवानी, जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के सवाल के ऊपर दिल्ली में प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन में करते करते राष्ट्रपति भवन के अंदर चले गए थे। वहाँ से खैर फिर तिहाड़ जेल जाना ही था और बाद में
राजनारायण जी ने जो शिमला के रिज मैदान पर हुंकार भरी थी, उसमें फिर हम लोग वहाँ से शिमला की जेल के अंदर ठंडक में सैर करके आए थे। सबसे पहले तो मैं आज भाई सिन्हा जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज के इस निराशा के माहौल में इन्होंने सारे साथियों को जोड़कर सोचने के लिए एक मजमा इकट्ठा किया। इसके लिए ये और इनके सब साथी बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, सुरेंद्र मोहन जी की याद में जो इन्होंने आज का ये विचार विमर्श रखा, वो भी हमारे लिए आज के माहौल में एक प्रेरणा देगा। मुझे फख्र है दिल्ली का बाशिंदा होने के कारण सुरेंद्र मोहन जी से बहुत पुराना तारुफ भी था, झगड़ा भी था और मोहब्बत भी थी। सुरेंद्र मोहन जी इस तरह की तबीयत के आदमी थे। किस्सा हमारा शुरू था 1965 से। बनारस के अंदर प्रजा समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का एका सम्मेलन था। एका पूरा हो नहीं पाया, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बन गई। मैं इन सब चीज़ों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वो सब आज हम पे लागू हैं। आज हमारे सामने वो एक आईना बनकर खड़ी है। नफरत का माहौल था। जब प्रजा समाजवादी पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी तो इतनी तुरसी और आपसी तलखी थी कि बातचीत भी बंद थी और लगता था कि मुल्क के दुश्मन हमारी निगाह में वो हैं और उनकी निगाह में हम हैं। उस समय सुरेंद्र मोहन जी एक ऐसी वाहिद शख्सियत थे। दिल्ली में विंडसर पैलेस में प्रजा समाजवादी पार्टी का दफ्तर था। एनजी गोरे साहब राज्यसभा के मेंबर थे, उनको वो उनका मुकाम था। वहाँ सुरेंद्र मोहन जी बैठते थे। नफरत पूरी भरी हुई थी दिमाग में। मैं एसएसपी का कार्य करता था, सुरेंद्र मोहन जी पीएसपी के थे। मगर जब कभी भी कनॉट प्लेस की तरफ से हम जाते थे, साथी समाजवादी साथी, चलो यार वहाँ चलते हैं, विंडसर पैलेस में सुरेंद्र मोहन जी बैठे मिलेंगे। मैंने वो दिन देखे हैं सुरेंद्र मोहन के। उनका सोना किसी बिस्तर पे या किसी खाट पे पलंग पे नहीं था। दफ्तर की जो मेज थी प्रजा समाजवादी पार्टी की, दिन भर कलम चलाएंगे और सोने का काम भी उस टेबल के ऊपर जिस पे कलम चलती थी वहां सुरेंद्र मोहन जी लेट जाया करते थे। खैर, हम तो एक स्वार्थ के कारण वहां जाते थे। जेब में इतने पैसे थे नहीं, 8-8, 10-10 लोग होते थे कि भाई चाय पीने की तमन्ना है, चलो सुरेंद्र मोहन जी से मिलने। तो हम सब लोग, साथी लोग जो दिल्ली के होते थे, वो विंडसर पैलेस में सुरेंद्र मोहन जी के पास पहुँच गए और उनको पता है ये लोग सब अब चाय पिए बिना टलेंगे नहीं। तो हमने कहा सियासी बातचीत सुरेंद्र मोहन जी बाद में होगी, पहले वो चाय का दौर शुरू हो जाए। क्या खुलूस, मिठास, मोहब्बत उस महबूब नेता में थी। कोई इस तरह का रूप ही नहीं था कि हम अलग फिरके के लोग हैं। सबको चाय पिलाकर, गप कर कर, और हमारे जैसे आदमी थोड़ी चुभती हुई बात भी कर देते थे, उसको भी हंस के उड़ा के सुरेंद्र मोहन जी खत्म करते थे। तो ये तस्वीर मैंने अपनी आंखों से सुरेंद्र मोहन जी में देखी। सत्ता के सोपानों में भी सुरेंद्र मोहन जी बहुत नज़दीक गए। और जैसा कि सब साथियों ने बाकी चीज़ों से सब साथी वाकिफ़ हैं, उनकी कई शख्सियतों के नज़ारे यहाँ रखे हैं। सुरेंद्र मोहन जी की एक बात कह के फिर मैं अपनी दूसरी बात पर आऊँगा। सुरेंद्र मोहन जी काम लेना किस
तरकीब से लेते थे, इसको भी जब सुनना होगा। इमरजेंसी के दिनों में सुरेंद्र मोहन जी दिल्ली की जेल में बंद थे, मैं भी बंद था। 9 महीने हमने इतनी तकलीफ गंदगी में गुजारे। जगह थी वहाँ पे 400 लोगों की और बैरिक में थे 800 लोग। संडास का भी इंतजाम नहीं था। बड़ी बुरी हालत के बाद तकरीबन 6-7 महीने के बाद एक अलग वार्ड हम लोगों को अलॉट हुआ जिसमें कुछ सेल थे। हमने जाके वहाँ जैसे ही गए, एक सेल के अंदर अपना झोला वोला सामान रख दिया और हमने कहा अब हम इसमें किसी को घुसने नहीं देंगे। सुरेंद्र मोहन जी हमारे नेता थे, उस समय सबसे सीनियर वहीं थे। तो कई साथी आते थे जाते थे, इच्छा थी कि भाई ये कोई सेल में इनके तो भाई मैं कहूँगा नहीं, मानेंगे नहीं। हमारे सबसे महबूब नेता, यानी मैं अगर कहूँ कि दिल्ली शहर के अंदर कोई अगर एक अकेला समाजवादी पैदा हुआ है, वो लाला रूप नारायण। अपने आप में इतिहास है उनका। जयप्रकाश जी का जिक्र आप करते हैं, बहुत लोग अब जयप्रकाश के नज़दीक के अपने मानने वाले लोग हैं। जयप्रकाश जी जब दिल्ली में आते थे, केवल एक ही आदमी को इत्तला होती थी, लाला रूप नारायण। वो दिल्ली शहर के चंद उन पुराने रईसों में थे जिनका आधा चांदनी चौक था, जिनकी माताजी, बहन, बड़ी बहन, 3 महिलाओं ने उनके घर की 1942 के आंदोलन के बाद दिल्ली के चांदनी चौक पर 1942 के अंदर सत्याग्रह कर वो जेल गई थी। ये रूप नारायण जी थे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ग्वालियर टैंक मैदान के बंबई पे जो जहां महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था, 2 लोग जो दिल्ली की कांग्रेस कमेटी के मेंबर नुमाइंदे बन के उस इजलास में गए थे, एक चांदी वाला और दूसरे हमारे रूप नारायण जी। खैर, तो मैंने रूप नारायण जी का जिक्र किया। जेपी के सबसे करीब लोगों में जब हमारे रूप नारायण जी थे, वो अंबाला जेल से ट्रांसफर होकर दिल्ली जेल आ गए। अब उनको रखना था। अब सुरेंद्र मोहन जी की मैं करामात बता रहा हूं कि कैसे काम लेते थे। वो आए और हमारे साथियों को कहा कि सीधा वो राजकुमार जिस सेल में है वहां ले जाओ। अब जो मेरे सेल में मैं बैठा हुआ था, देखा कि रूप नारायण जी आए हैं, तो सिवा पैर छूने के मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं था। तो इस तरह से वो पूरा संरचना, वो केवल इंसानों के बीच में नहीं, जो सत्ता प्रतिष्ठान है उसके बीच में भी वो इस तरह से कामयाबी के साथ वो करते थे। इसलिए उनकी याद में आपने आज का जो अपना ये सम्मेलन रखा है, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। क्योंकि आज मैं देखता हूँ जो बरसरे इक़्तिदार है, जो पार्टी के पावर में है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, फलाना ढिमका है, उनकी याद में तो रोज सम्मेलन होते हैं, रोज इस्तकबाल होते हैं। मगर उन सोशलिस्ट रहबरों के जिन्होंने तमाम उम्र अपनी सड़कों के ऊपर गरीब गुरबों के लिए, पार्टी के लिए खपा दी, उनको अगर हम याद करते हैं, उनको हम नमन करते हैं, तभी हम अपने आंदोलन के अंदर एक नई रोशनी पैदा कर सकते हैं। आज हमारे सिन्हा जी ने यहाँ रखा है संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे पर मंडराते खतरे और हमारा फर्ज। मैं अपनी बात को आज से 72 साल पहले डॉक्टर लोहिया ने एक सूक्ति कही थी, शक्ति विहीन सिद्धांत बांझ होता है, शक्ति विहीन सिद्धांत बांझ होता है और विचारहीन शक्ति राक्षस होती है। आज हूबहू हमारे सामने वही मंजर आज की सियासत में है। हम समाजवादी लोग यहां बैठे हैं, विचार के स्तर पर आज भी कोई एक विमर्श मुझे बताए आपने जिसको लोहिया ने ना दिया हो, जिसको समाजवादियों ने ना दिया हो। कोई भी विमर्श
जो आधुनिक हमारे बहुत आधुनिक तरीके के आलिम फाजिल लोग हैं, बड़ा फख्र के साथ कि भाई पर्यावरण का सवाल है। लोहिया ने 50 में कहा था नदियां साफ करो। मोदी जिन चीज़ों को चिल्लाते हैं, साफ चूल्हा, धुएं बिना का चूल्हा, साफ शौचालय, ये लोहिया ने 50 में कहा था। ये सारे विमर्श हमारे थे। आरक्षण का सवाल, हिंदू मुस्लिम एकता का, पाकिस्तान, जितने भी इश्यू थे वो सब रखे थे। पर हुआ क्या? शक्ति विहीन सिद्धांत बांझ होता है। विचार समाजवादी का है, पर जमीन पर हम कहीं हमारी पहचान नहीं है। और उसी तरह भाजपा जहां विचार नहीं है, वो एक राक्षस की तरह मुल्क की सियासत पर छाई है। इस सबके बावजूद मैं एक बात माफी के साथ कहना चाहता हूं कि जितना हम सोचते हैं मोदी और आरएसएस का ऑरा हिंदुस्तान की गद्दी पर आया है, उतना खतरा नहीं है। जरा आप हिंदुस्तान के सियासी मैप को देखिए, किसी भी चुनाव का आप विश्लेषण कीजिए, इक्की दुक्की नजीर को छोड़कर अभी भी भाजपा का 40% से ज्यादा वोट कहीं बैठता नहीं है। पूरा दक्षिण साफ है। और जितना उत्तर में भी पिछले बार के चुनाव में इनको ताकत मिली, सारी हालत पतली होने के बावजूद आज भी अपोजिशन तो छोड़िए, रूलिंग पार्टी भी ये कहने की हैसियत में नहीं है कि हमारा वोट पहले से बढ़ जाएगा या पहले से ज्यादा आ जाएगा। वो खौफ नहीं है, वो ताकत उनके पास नहीं कि दिल्ली की गद्दी को ऐसे हथिया लेंगे। यहां सवाल हमें अपने से करना है, हमारा अपना किरदार क्या है अपोजिशन का, हमने उस माहौल के अंदर अपने आप को कैसे बनाया। आपने कहा कि आज लोकतंत्र पे खतरा है, हमारा क्या किरदार है, हम कहां से कहां जा रहे हैं। एक उदाहरण हमारे दोस्त सिन्हा साहब ने दिया, नौजवान बच्चे बेरोजगार, वो लड़की जो एमए, एमफिल, नेटवर्क सारी डिग्रियां लेकर है, 7 साल से बेरोजगार है, उन बच्चों ने जाके वहां क्या किया? नौकरी दो हमें, कागज का टुकड़ा नहीं, रोजगार दो। एक पटाखे के अंदर पटाखा जलाकर रोशनी, किसी तरह की वायलेंस, तशद्दुद, हिंसा, कोई कानून में हाथ में नहीं लिया। और सरकार ने माहौल क्या बनाया? पाकिस्तान ने जैसा हिंदुस्तान की संसद पे हमला किया था, वैसा हमला हिंदुस्तान की संसद के ऊपर इनके द्वारा हुआ। यहां मेरा सवाल सिविल सोसाइटी से, हिंदुस्तान की सियासी पार्टियों से, हिंदुस्तान के जो जागरूक लोग उनसे है। बीजेपी तो अपने प्रचार तंत्र से मुल्क का दुश्मन उन बच्चों को जो बेरोजगारी के आलम के शिकार होकर अपनी आवाज को उठाने के लिए संसद में गए थे, और दूसरी तरफ हमारे भी विद्वान कहने लगे नहीं वहां तक तो ठीक था, मगर ये देखिए ये जो इन्होंने जो आफ्टर ऑल संसद तो संसद है, उसके अंदर ये किस तरह का भय पैदा कर रहे हैं। हमारी जमान पलट है। अक़लियत का सवाल आया, मैं आजकल अखबारों में पढ़ता हूं, देखता हूं, वहां भी एक नया हमको सबक मिल रहा है कि ये जो अपोजिशन पार्टियों ने अक़लियत की जो बहुत ज़्यादा उनकी तरफदारी की, मुसलमानों की, उसके कारण हिंदू वोट बिदक गया, हिंदू ऑफेंसिव हो गए। इसलिए उस मामले में आपको बहुत बैलेंस से बोलना, हमें सबक दिया जा रहा है। यानी जहां हिंदुस्तान के सिविल लिबर्टी पे, जिसके नागरिक अधिकारों पर, एक डेमोक्रेट को, जिसके लिए पूरी मुसलसल, जिससे कहते हैं बुलंदी के साथ, जत्थेबंदी के साथ सोशलिस्टों की पहचान थी, जहां अक़लियत का सवाल होगा वहां हम खड़े होंगे, वहां हमें सबक दे रहे हैं कि अब आप इसमें से पीछे हटिए। ये क्यों? जितने हिंदुस्तान के मीडिया हैं जिनसे हम अपना दिमाग बनाते हैं,
ये पढ़ी लिखी जमात दिमाग बनाती है। सब अदानी अडानी के गुलाम वहां पर है। एक एक मीडिया का जरिया हिंदुस्तान में भाजपा और मोदी की सरकार जर खरीद गुलाम बना दिया। एक भी मीडिया, एक भी अखबार, एक अकेला एनडीटीवी रवीश कुमार 1 घंटे अपनी बात को रखता था, आखिर में उसके चैनल को भी उन्होंने अडानी से खरीदा दिया। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे, त्यागी जी, शायद हमको इलेक्शन कमीशन के पास ये लिखना चाहिए कि ये 2 बार के बाद किस इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। नया लेटेस्ट जो मॉडिफिकेशन उन्होंने किया, इलेक्शन कमिश्नर को चुनने का जो तरीका संविधान के अंदर हमें था, उसको ही पलट के रख दिया। अब जो सरकारी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके मुताबिक वहां इलेक्शन कमीशन होगा। आप क्या कल्पना कर सकते हैं, जब आदमी किसी के द्वारा अपॉइंटेड होगा, हिंदुस्तान के कहते हैं गरिमा बनाए रखो, लोकसभा का स्पीकर है, स्पीकर क्या तटस्थ है? गुलाम है सरकारी पार्टी का। वो प्राइम मिनिस्टर की दया पर वहां पर बैठा है। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति उसकी दया पर बैठा है, अगर उनकी पार्टी की अकेली मजोरिटी से आता है। इन सारे खतरों को भी आज संविधान का जो आईन का गला घोटा जाता है। ये खतरे हमारे सामने सब दिख रहे हैं, कैसे कैसे एक एक चीज पे कब्जा करते आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि हमें अपनी गुरैबान में देखना है। हमारे कई साथी, मैं माफी के साथ कहूंगा, ये बार बार एक सवाल उठाते हैं कि लोहिया के गैर कांग्रेसवाद ने आज जो भाजपा मोदी की सरकार सत्ता पर काबिज है, ये लोहिया की गैर कांग्रेसवाद की नीति से है। मैं सवाल करना चाहता हूं, लोहिया ने तो 67 में किया था, टाइम बाउंड प्रोग्राम की उसके अंदर बंदिश लगा दी थी। बिहार की सरकार गिरने वाली थी, विनिर्देश मंडल, नियम था कि जो नीचे के सदन में चुना गया है, ऊपर के सदन से इस्तीफा देकर मंत्री नहीं बनेगा। दिल्ली के अंदर मंत्री बन के सरकार के जब आए, डॉक्टर लोहिया को पता लगा, कपूरी ठाकुर से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब सरकार गिर जाएगी, कहते कल की गिरती आज गिर जाए। टाइम बाउंड प्रोग्राम की बात की, समाजवादी निर्देश था 6 महीने के अंदर अंदर कोई 2 बड़ा काम करके 6 एकड़ की जमीन का लगान का माफ करो, उससे चला था। अब मैं सवाल करना चाहता हूं, जब नारा था कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, आज हम सब लोग क्या कह रहे हैं? भाजपा हटाओ देश बचाओ। एक इंडिया अलायंस हमारा बन गया। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? क्या इसके अंदर बंबई की शिवसेना नहीं है? दिमाग की और जहनियत से क्या शिवसेना बीजेपी से कम है हिंदू राष्ट्र का नारा देने वाली? कल को मान लीजिए कि वो बरसर इख्तियार हो जाए, उसकी पावर आ जाए, हिंदू एजेंडा लागू करे, तो आज आपके इंडिया अलायंस को उस पर क्रिटिसाइज करेंगे, उसके कारण हुआ। ये हमारी अपनी कमजोरी थी। 50 साल का बहता हुआ दरिया, जो भाजपा 200 थी 2 रह गई। भाजपा के अपना 1925 में बना हुआ आरएसएस, उसके त्याग को, उसके बलिदान को, उसके कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। 1925 में बना हुआ आरएसएस का अगर आप उसकी पूरी फॉर्मेशन देखेंगे, एक तरकीब से, एक तंजीम में रहकर उनके भी लाखों कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों को उन्होंने पैदा किया। उन्होंने भी विरोध के पक्ष को झेला। वो ही एक तंजीम हिंदुस्तान में है जो विचार के लिए आखिरी तक खड़ी रही। नया नक्शा कुछ नहीं था। भाजपा साफ थी, शुरू से हिंदू राष्ट्र का नक्शा था। शुरू से उनके आईन में लिखा था 370 को खत्म करना है, राम मंदिर को बनवाना है, कृष्ण की धरती को लूट खत्म करना है। उन्होंने अपने उस असूल को जिस पे बनी थी उस पे खड़े रहे। हम कहां चले गए? हमारी पार्टियों ने संगठन की बात छोड़िए, नुमाइंदे उम्मीदवार किसको बनाना शुरू किया? परिवारवाद हमारी पार्टियों में कहां से आया?
नौजवानों की बात कर रहे थे, मैं इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे याद आ रहा था, जगदीश दीक्षित हमारे साथी चुनाव लड़ रहे थे यहाँ का छात्र संघ का, क्या जलूस उनका था, अजीम शख्सियत के साथ क्या नारा लगता था युवजन सभा का। पूरा उत्तर प्रदेश के इन चुनाव क्षेत्रों में, दिल्ली से लेके यहाँ तक, युवजन सभा के साथ ही वहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी पहचान को रखते थे। विचार से हम नहीं मारे गए, हमने अपने संगठन की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम 67 की गैर कांग्रेसवाद की बात करते हैं। आरएसएस चलता रहा, एक हमारा राष्ट्रीय सेवा दल जिसको हमारे पुरखों ने बनाया था। क्या किया उसके लिए हमने? यह हमारे अजय भाई कुछ करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी की आता रहता ध्यान, ये लगे रहते हैं। आज साने गुरु जी का जन्मदिन, आज साने गुरु जी का जन्मदिन भी, जो उस महापुरुष का, हमने क्या किया उसके लिए? संगठन मुंह जबानी किसी संगठन से जो एक पूरी एक साजिश को कहो या अपने मिशन को पूरा करने के लिए आरएसएस भाजपा ने जो एक लंबी एक अपनी दौड़ के अंदर वो पूरी तरह से जत्थेबंदी के साथ रहे, उसको हम ऐसे नहीं हटा सकते। विचार को विचार से ही मारा जा सकता है, संगठन को संगठन से ही मारा जा सकता है। पैसे की ताकत भी संगठन से आती है। मैंने दिल्ली शहर में देखा है, भाजपा के लोगों को 5 रुपया चंदा देने को तैयार नहीं था 1960 के अंदर, कोई 55 से। आज करोड़ों रुपए का चंदा वहां पर आ जाता है भाजपा के पास, क्योंकि देने वालों को पता है, माल परसकों की, इससे काम लेना है। एक ही मैं बात कहूंगा, सब कुछ होने के बावजूद भी डॉक्टर लोहिया ने किताब लिखी है निराशा के कर्तव्य, उसको जरूर पढ़ना। खौफ से अगर हम बाहर आएंगे, अगर आप में आवाज दे करने की कुव्वत होगी, ताकत होगी, माहौल पलटते भी देर नहीं लगती। मैं राजनारायण जी का जिक्र करना चाहता हूं। वैसा माहौल तो नहीं था जो आज है इंदिरा गांधी के टाइम। अकेले नेता राजनारायण हुंकार भरी उनके खिलाफ खड़े हुए, आवाज दी। जिस समय रायबरेली में जाके उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की, पार्टी का हर आदमी मजाक उड़ा रहा था। बाहर वाले तो सर्कस का जोकर ना जाने क्या क्या बोलते थे। राजनारायण जी अकेले जाके भिड़े, पहले चुनाव में हारे, फिर कोर्ट के अंदर उन्होंने केस किया। हमारे अपने विद्वानों ने कहा, नेताजी क्यों खामखा अपनी वेस्ट कर रहे हो एनर्जी को, छोड़ने वाला नहीं है, क्या बात करते हो। उन्हीं राजनारायण ने इतिहास को पलट दिया। अगर राजनारायण जी वहां पर शिमला के मैदान में अगर वहां पे चेतावनी ना देते तो डुअल मेंबरशिप का सवाल आप समझते हैं कि खत्म होने वाला था। सिन्हा भाई, जिस समय मधुले में राजनारायण ने दोहरी में सदस्यता का सवाल उठाया, दुश्मनों को छोड़ो, कांग्रेसियों को छोड़ो, हमारे अपने घर के कुनबे के हमारे लोगों ने उनको तोड़ तोड़ कह के बदनाम करके जिस तरह की जलालत की जिंदगी में ले जाने का प्रयास किया। आप तो साथ थे। मैंने ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, इतिहास के गर्भ में ये जो सब चीजें इतिहास में आती रहती हैं, दोहराती रहती हैं, मगर जिस आंदोलन में हौसला है, आवाज लगाने की ताकत है, जिसके अंदर निराशा के कर्तव्य से बाहर निकालना में की एक कुव्वत है, उसको आप रोक नहीं सकते। आज का जो सारा, अब इस चीज का जिक्र हमारे कई साथियों ने किया, सरकार एक तरफ जीडीपी, ना जाने इकोनॉमी, आर्थिक, सारे हिंदुस्तान के इकोनॉमिस्टों को इकट्ठा करके बड़े बड़े दावे कैसे दुनिया में हो रहे हैं। 120 करोड़ के मुल्क में 80 करोड़ लोगों को भिखमंगों की तरह, राशन की तरह लाइन में लगवा के आप दो और कहो कि देखो मुल्क कितना बुलंदी पर है। क्या हम इस चीज को उभार पाए? आज हिंदुस्तान के गुर्बत में रहने वाले गरीब लोग, गरीबी की सीमा से नीचे रहने वाले लोगों की तो हालत है, पढ़े लिखे नौजवानों की हालत क्या है, BA MA की डिग्री लेकर सड़क सड़क पे मारे फिरते हैं।
आज हमारी यहां नंगी आंखों के सामने अडानी अंबानी देश को लूट के ले गए। इसके खिलाफ भी आपको आवाज उठानी होगी। जब हम इन सवालों को लेकर चलेंगे, चुनाव की बात नहीं, चुनाव के वक्त तो चुनाव की बात होगी। आज की निराशा को हमें तोड़ना होगा और ये सब टूट सकता है क्योंकि हमारे पुरखों का इतिहास कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस पूरी की पूरी जंगे आजादी के अंदर अगर आप सोशलिस्टों का इतिहास पढ़ेंगे, महात्मा गांधी की रहनुमाई में कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे लड़ाई लड़ी गई थी मुल्क को बरतानिया हुकूमत से आजादी दिलाने की। उस लड़ाई में रजवाड़े भी शामिल थे, बड़े बड़े सेठ साहूकार भी खड़े थे, राजा महाराजा भी थे, हिंदू महासभाई भी थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने 1934 के अंदर इस मुहिम को शुरू किया हमारे नेताओं ने कि बरतानिया हुकूमत से आजादी तो हमें लेनी है, मगर समाज कैसे बने, इसकी सामाजिक आर्थिक जो नीतियां कैसी हो, इसको भी साथ साथ हमें रखना होगा। आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो विद इन कांग्रेस पार्टी में बनाई गई थी, कांग्रेस पार्टी का जो सालाना इजलास होता था किसी भी शहर के अंदर, उससे एक दिन पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अपना सम्मेलन उसी शहर में रखती थी। पटना के 1934 के में भी यही हुआ और वहां पर आर्थिक सामाजिक सवालों के ऊपर ये अपना पैरेलल प्रस्ताव तैयार करते थे। उसके अंदर लिखा जाता था, वो सारे डॉक्यूमेंट आज भी अवेलेबल है, कैसे मजदूरों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, आर्थिक रूप में क्या बंटवारा होगा, खेती का क्या होगा। सारे प्रस्तावों का बना के एक प्रस्ताव अगले दिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जयप्रकाश जी प्रस्तुत करते थे। ये समाजवादी जानते थे कि हमारा प्रस्ताव पास नहीं होगा, गिर जाएगा, पिट जाएगा, मगर किस लिए उसकी तैयारी करके रखते थे, एक माहौल तो बनेगा, लोगों के सामने गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, इनके सवाल तो सामने आएंगे। वो एक रोशनी देने के लिए रोशनदान बनकर हमारे सोशलिस्ट नेता, जानते हुए भी हमारा प्रस्ताव पिटेगा, नहीं पास हो पाएगा, उसको रखते थे। वो तंजीम हमारी है, हम उसके वारिस हैं। मुश्किल हमारी क्या है, हम भी केवल चुनावी राजनीति तक महदूद हो गए। आज हमारा भी सारा ताना बाना, जब इलेक्शन है तो फलाने नेता के साथ जुड़ जाओ, इससे MP MLA का बन जाए, वहां तक चलता है। कर्पूरी ठाकुर जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। कर्पूरी ठाकुर ऐसे नहीं बन गए। बिहार के अंदर 1952 से लेकर आज तक सोशलिस्ट किसी न किसी रूप में सरकार में या अपोजिशन में आज भी उनकी दखल है, आज भी उनकी पहचान बनी है। 52 से लेकर आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया जब सोशलिस्ट अपोजिशन में या रूलिंग में ना हो। ये कैसे हो गया? मैंने देखा है, दादा अंबिका, कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, गांव-गांव के अंदर उस समय जो जलसे होते थे, कर्पूरी जी दिल्ली से छोटी छोटी पुस्तिकाएं ले जाते थे। डॉक्टर साहब की जो पुस्तकें छपती थी, छोटे गांवों के अंदर भी मीटिंग करने के बाद वो उन पुस्तकों को बांटते थे। कार्यकर्ताओं के दुख सुख में दूर दूर देहात तक जाते थे और मंच के ऊपर जब कर्पूरी ठाकुर और दादा अंबिका रामानंद तिवारी गाते थे, फहरे लाल निशान हमारा, हल चक्र का मेल निराला, औरों का घर भरने वालों, खून पसीना करने वालों, कह दो इंकलाब आएगा, बदल निजाम दिया जाएगा, फिर होगा जग में उजियारा, फहरे लाल निशान हमारा। कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई उमंग, एक जोश की लहर आ जाती थी। उस समय सत्ता नहीं थी, सबको पता था कि हमें सत्ता में नहीं जाना,
तो हमारे इन पुरखों ने उसको सींचा है, उसमें अपनी कुर्बानी को दिया है, तब जाके कर्पूरी ठाकुर का आज बिहार के अंदर किसी न किसी रूप में हम हैं। साथियों, आप 2 दिन से यहाँ हैं, बात तो मेरे मन में बहुत सारी है, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आज हैं, खतरे हमारे, आप खतरों से वाकिफ़ हैं सब, इनको बतलाने की कोई ज़रूरत नहीं। भाजपा अगर रहेगी तो इस मुल्क को कब टूटने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि जब हिंदुस्तान के शहरी को ही आप 2 नंबर का बना दोगे, मेरे हकूक़ों को ही ख़त्म करोगे, तो मैं तो मजबूर हूँ। मुल्क की परिस्थिति क्या होता है, मेरी अगर रक्षा नहीं, मुझको रोटी नहीं, मेरे सर पे छप्पर नहीं, तो देशभक्ति का नारा भी खोखला है, इंसान उसके पीछे बहुत दिन नहीं चल सकता। अगर देशभक्ति को रोकना है तो रोटी का भी इंतजाम होगा, छप्पर का भी इंतजाम होगा, दवा दारू तालीम का भी इंतजाम करना होगा। इसमें सोशलिस्ट हम अपना निशाना केवल चुनाव तक नहीं, समाज में सड़क पर जो हमारा शिक्षण था, हमारा प्रशिक्षण था, जैसे हमारे शिक्षण शिविर लगते थे, जैसे हमारे नेताओं से हमें रोशनी मिलती थी विचारों की, उसके साथ जोड़ के अगर हम चलेंगे, उसको अपने अपने स्तर पर हम रिवाइव करेंगे, चलेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जालिम निजाम बीजेपी आरएसएस का, इसको टूटने में भी देर नहीं लगेगी। और अंत में कहूँगा, मैंने बीजेपी के जो वीर बजरंगी हैं, इनको बहुत नज़दीक से देखा है। इनसे बड़ा कावड़, डरपोक, गीदड़ कोई दूसरा समाज है नहीं, ये भी देखिए। दिल्ली की बैरक में हम लोग बंद थे, 90% आरएसएस के लोगों ने माफी खोरों की तरह से रोज गवर्नर के एप्लीकेशन लगती थी, एक सोशलिस्ट ऐसा नहीं था जिसने माफी की। अपनी बैरिक को कहते थे स्वर्ग आश्रम, और सोशलिस्टों की जो बैरिक थी उसको कहते थे सांड आश्रम। ये सांड पल रहे हैं इनके पास, इनको मजा आ रहा है, रोटी पाड़ रहे हैं। और एक दिन विनोबा जी क्या एक खत लेकर आरएसएस के लोग आ गए, पर्चा बनाए हुए, अनुशासन पर्व के नाम पर। यानी ये था कि भाई ये अनुशासन पर्व है, वो एक तरह का माफी पत्र, उसको घुमा के साइन करा रहे थे। हमारे दिल्ली के सोशल नेता सांवलदास गुप्ता वहां खड़े थे, उनके हाथ में रखा, उन्होंने देख के फाड़ के फेंक दिया। हल्ला मच गया, आरएसएस लोग कहने लगे भाई आपको दस्तखत नहीं करने थे, मत करते, फाड़ा क्यों, झगड़ा होते बचा। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो सरमाएदार पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग, बहुत ज्ञान इनमें नहीं है। जिस दिन सत्ता हिलने लगेगी उस दिन इनका कोई पता नहीं लग पाएगा। ये जंगजू मुल्क पे कुर्बान होने वाले लोग नहीं है। हाँ, संगठन दौलत के बल के ऊपर शाने बशाने अपना ताना बाना बना के रखते हैं, वो जरूर रहेगा। अब केवल हमारा आपकी परीक्षा है कि हम कैसे सोशलिस्ट इस सारे निजाम के खिलाफ अब नई पीढ़ी को जोड़कर किसको शिक्षण देकर, ये इस बुलंदी के साथ कि कोई नहीं, हम लड़ेंगे, ये हमारा फर्ज है, ये हमारी पहल है, हम हरावल दस्ते के हैं, पिछलग्गू जमात के नहीं हैं। इसके साथ अगर हम लोग चलेंगे तो साथियों, तजुर्बे की बिना पर मैं कह सकता हूँ, मैंने तो 1966 में डॉक्टर लोहिया के साथ जेल काटी है, सारे नक्शों को मैंने देखा है ज़िंदगी में। मैं कह सकता हूँ बुलंदी पे फिर हमारा मुकाम होगा, फिर हमारा हल चक्र का वो निशान फहरेगा। इन शब्दों के साथ आपने मुझे इतनी जोर से सुना, आपका शुक्रिया।